बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉब्लम नंबर 7 और चैप्टर नंबर D7, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो आइए हम इस प्रॉब्लम को स्टार्ट कर लेते हैं। बात कर रहा है अब इसमें प्रॉब्लम में हमें असल में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन की जो पहले वीडियोस अपडेट की हैं उसमें मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको कुछ इसके बारे में कॉन्सेप्ट लेना है। मैं मुख्तसर सा थोड़ा सा इसके साथ बताऊंगा और फिर हम क्वेश्चन को करके हम वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बात करता है सलमान एंड कलीम ट्रेडिंग इन पार्टनरशिप एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन ऑफ 2 and 1 रेस्पेक्टिवली। सलमान और कलीम दो पार्टनर हैं, वो 2:1 रेशो के अंदर जो है वो अपना प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं। एग्री टू टेक आसिफ इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब वो आसिफ को इन टर्म्स पे बिजनेस में ला रहे हैं। अब वो टर्म्स कौन सी हैं? आसिफ शुड बी गिवन 1/4 शेयर एंड ही शुड ब्रिंग ₹10,000 एज गुडविल एंड ₹1,28,000 एज कैपिटल। तीन चीज़ें इसमें हमें पता चल गई कि उसका नया जो पार्टनर इन हो रहा है उसका शेयर कितना है, वो गुडविल कितनी लेके आ रहा है और उसका अपना कैपिटल कितना है। अब इस तक हमें अगर पहली 6 प्रॉब्लम की हैं तो कोई नई चीज़ नहीं मिली है। यहाँ तक जहाँ से नई चीज़ आएगी वहाँ से चलेंगे आगे। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स शुड बी क्रिएटेड एट 5%। अब ये उसने फर्स्ट ईयर में हमने चैप्टर पढ़ा था ना फाइनल अकाउंट्स, उसके अंदर आपको पता होगा डाउटफुल डेट्स, गुड डेट्स, बैड डेट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ। तो यहाँ पे उसने कहा है कि जो डाउटफुल डेट्स हैं, बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स, उसके लिए आपने रिजर्व क्रिएट करना है 5%। अब ये जो रिजर्व होता है डाउटफुल डेट्स का, ये 5% हम किन पे लेते हैं? टोटल सन्ड्री डेटर्स पर या टोटल डेटर्स पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये 5% हम डेटर्स पर कैलकुलेट कर लेंगे। डेटर्स ऑब्वियसली वो हमें बताएगा, इससे पहले बता दे तो, या अगर नहीं बताया तो इसके बाद वो ज़रूर बताएगा। ठीक है, तो इसलिए कि वो डेटर्स आपको आएंगे उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको कैलकुलेट कर लेना है। 5% हम डेटर्स कर लेंगे। अच्छा, अब हमें उसे इसको करना क्या है? ये अब इसका इम्पैक्ट जो आएगा ना इस वाली स्टेटमेंट का, असल में ये रिवैल्यूएशन के ऊपर है। लास्ट पे इसके बारे में है, फिर हम इसके ऊपर तरफ आते हैं। तो इसको बस आप इतना समझिए कि हमें डाउटफुल डेट्स के लिए रिजर्व क्रिएट करने हैं 5%, और 5% हमें डेटर्स पर लेने हैं। यहाँ तक बस रखिए। अगली जो चीज़ है वो हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद है जी, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी ब्राउट अप। ब्राउट यानी ब्रिंग से, तो उसको इंक्रीज करना है, ब्राउट अप करना है मतलब इंक्रीज करना है। और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, टू ₹6,20,000। यहां पे लफ्ज वो बाय कर देना, बाय, तो चीजें कुछ और होंगी, और अगर टू का लफ्ज है तो चीजें कुछ और है। टू का मतलब है कि 6,20,000 तक करनी है। पहले वो जितनी भी है, मतलब सपोज कर लो पहले वो 4 लाख है बिल फर्ज, तो अब उसकी कितनी हो जाएगी? 6,20,000 हो जाएगी। जबकि यहाँ पे बाय का वर्ड अगर आ जाएगा तो उसके मुताबिक ये होगा कि इतना इंक्रीज हो रहा है। अगर वो कहे ना कि बाय 50,000, तो इसका मतलब 50,000 रुपए से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी। यानी आपने ये देखना है कि जो ये वर्ड है टू, ये इंपॉर्टेंट है। आपने इस वाले वर्ड को ये देख लेना है कि ये टू है या बाय है। ये एक पॉइंट आपने देख लेना है पेपर के अंदर, अगर क्वेश्चन वो चेंज भी करता है तो। ठीक है, ये टू और बाय का। अच्छा, अब यहां से हमें पता चला कि जो वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है शुड बी ब्राउट अप। ब्राउट अप से पता चल रहा है कि इंक्रीज हो रही है, और कितनी इंक्रीज हो रही है? 6,20,000 तक इंक्रीज हो जाती है। अब इसकी जो पहली वैल्यू है लैंड बिल्डिंग की, वो हमें नहीं पता, वो बताएगा ऑब्वियसली। तभी हम कंपेयर करके हम देखेंगे कि एक्चुअल में इंक्रीज कितना हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको देखेंगे। स्टॉक शुड बी टेकन एट 322,600। 3,22,600 रुपये जो है
वो टेकन एट, अब ये भी टेकन एट है, सेम चीज है। टेकन एट का मतलब है कि इतना आ गया है। अब इसमें भी हमें देखना, ये भी इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज बाय या डिक्रीज बाय नहीं है, एट है। मतलब एट का मतलब है एक्चुअल उसकी वैल्यू ये हो गई है। तो पहले वो जितना ही था अब वो यहाँ पे आ गया। अब शुड बी टेकन एट दिस के मतलब इसको इतना लेकर आना है, 3,22,600। अब हमें नहीं पता कि इंक्रीज है या डिक्रीज है, इसकी हम वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। अगर पहले वाली वैल्यू कम है तो फिर इसका मतलब है कि ये इतनी वैल्यू पे आ गया, मतलब इंक्रीज हुआ होगा। अगर इससे पहले वाली वैल्यू जो है वो लिखी गई वो ज़्यादा है तो इसका मतलब है फिर इस वैल्यू पे लेके आना है, तो इसका मतलब उसमें डिक्रीज आ गया है। समझ आ रही है? मतलब इसे हमें इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं पता चल रहा, लेकिन ये पता चल रहा है कि वो बाय वाला कॉन्सेप्ट है या टू वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो टू वाला है, लेकिन इंक्रीज डिक्रीज नहीं पता चल रहा। यहाँ हमें बाय टू वाला कॉन्सेप्ट भी पता चल रहा है और ये भी पता चल रहा है कि ये इंक्रीज है या डिक्रीज है, क्योंकि ब्राउट अप से हमें पता हो गया कि ये इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि जब भी आप देखो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जब भी बनाना है ना, तो आपने एसेट्स और लाइबिलिटी, सबसे पहले देखना है एसेट है या लाइबिलिटी है, फिर उसमें देखना है इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया है। एक्चुअल में हमें इंक्रीज डिक्रीज चाहिए, तो फिर वो टू और बाय वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके उसके अकॉर्डिंगली आपने देख लेना है, फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब आगे सवाल पैदा होता है कि हम उसको करेंगे कैसे। वो बहुत सिंपल है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, नीचे बैलेंस शीट दी हुई है वो देख लेते हैं, फिर आके हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेंगे। मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन का समझाने में मुझे टाइम लगता है, करने में मुझे ना फिजिकली क्लास के अंदर मुझे कभी टाइम लगा है, समझाने में मेरा पहले ही है, वो जो मैंने पहले ही टाइम ले लेना है बस वही टाइम है। उसके बाद क्वेश्चन का करना वो सिर्फ उनको बताया और बच्चे खुद कर लेते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि शायद ये एक बेहतरीन चीज़ है। बाकी अल्लाह बेहतर जाने, क्या लगता है बेहतर किसी को। अच्छा जी, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑफ द सलीम एंड कलीम ऑन द डेट ऑफ आसिफ एडमिशन। यानी सलीम और कलीम की जो ये बैलेंस शीट है, ये सलीम कहाँ से आ गया, सलमान है यार यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे है सलमान एंड कलीम, तो ये टाइपो एरर है, खैर इसको देख लीजिएगा। सो फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द सलमान एंड कलीम ऑन द डेट ऑफ आसिफ एडमिशन। आसिफ की एडमिशन के वक्त सलमान और कलीम की जो बैलेंस शीट है वो उसने नीचे ये दे रखी है। 31 दिसंबर 2005 एसेट्स हैं, उसमें कैश इन हैंड, डेटर्स हैं, स्टॉक है, लैंड एंड बिल्डिंग है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, सलीम्स कैपिटल है और कलीम्स कैपिटल है। ये इस तरफ करके हमें ये चीज़ दी हुई यहाँ पे दी गई है। ओके, तो इसमें जो चेंज उसने कहा है ऊपर, उसमें एक तो वो डाउटफुल डेट्स वाला है, वो इसमें चेंज आएगा, स्टॉक इसमें चेंज आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग इसमें चेंज आएगा, कैश में चेंज आएगा क्योंकि वो कैपिटल भी लेके आया है न्यू पार्टनर और गुडविल भी वो लेके आया, और सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है। बाकी इनके कैपिटल्स में चेंज ऑब्वियसली आएगा जब उनके ऊपर प्रॉफिट लॉस निकलेंगे। तो ये उसने बैलेंस शीट दे रखी है, दोनों साइडें इक्वल हैं। तो अब हम चलते हैं आगे उसकी रिक्वायरमेंट की तरफ। कहता है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म, एक तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है एंड प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। ठीक हो गया जी, क्वेश्चन की तरफ एक बार फिर आ जाते हैं। सलमान और कलीम दो पार्टनर थे, 2:1 रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। आसिफ को उन्होंने एडमिट किया न्यू पार्टनर के तौर पर, 1/4 उसका शेयर था और 10,000 जो है वो गुडविल लेके आया, 1/28 वो कैपिटल लेकर आया। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। बैड डेट्स का हमें 5% लेना है, डेटर्स पर लेकर 5% आ जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमने 620 पर लेकर जानी है, मतलब कि इंक्रीज़ करनी है, और स्टॉक को हमने 322,600 पे लेके जाना है, जबकि स्टॉक की वैल्यू 360 है। तो इसका मतलब ये है कि हम स्टॉक की वैल्यू जो है उसको हम डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्टॉक को इंक्रीज करना है, जबकि लैंड और बिल्डिंग जो है वो 4,80,000 है, वो इंक्रीज हो रही है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जबकि स्टॉक जो है उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, स्टॉक डिक्रीज हो रहा है। पता चल गया हमें इंक्रीज डिक्रीज। अब हमें आसान है, देखो जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले देखो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को देखो। इसमें लाइबिलिटीज़ में कहीं चेंज नहीं है, लाइबिलिटीज़ वाला कॉन्सेप्ट ही गया। अब रह गए एसेट्स। जब हम एसेट्स की तरफ आ जाएंगे हम देखेंगे एसेट्स में इंक्रीज है या डिक्रीज है। अब एसेट्स के अंदर हम यहाँ पे देखें तो उसके अंदर आ रहा है, किसी में इंक्रीज है और किसी में डिक्रीज है। जैसे बिल्डिंग है उसमें इंक्रीज आ रहा है, डेटर्स हैं उसमें डिक्रीज आ रहा है, स्टॉक उसमें डिक्रीज आ रहा है। तो जब एसेट खुद डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है, पता है ना बेसिक कॉन्सेप्ट। और इसी तरीके से जब एसेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। तो मतलब एसेट का बढ़ना डेबिट, एसेट का कम होना क्रेडिट, लाइबिलिटीज का उसके उल्ट है। अब स्टॉक जो कि कम हो रहा है,
स्टॉक क्रेडिट होगा। डाउटफुल डेट्स जो है उसका रिजर्व, क्योंकि डेटर्स कम होंगे तो डेटर कम होने से डेटर को हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन डेटर को क्रेडिट नहीं करना, आपने उसकी जगह रिजर्व फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स जो है उसको क्रेडिट करना है, तो ये भी क्रेडिट हो जाएगा। तो ये दोनों जब क्रेडिट होंगे तो डेबिट कौन होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब सिर्फ ये देखना है कि एसेट है या लायबिलिटी, फिर उसमें इंक्रीज है या डिक्रीज। अगर एसेट में डिक्रीज है तो एसेट क्रेडिट हो जाएंगे, उसके ऑपोजिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो वो डेबिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट उसकी जगह क्रेडिट हो जाएगा। बस यही एंट्रीज है, बहुत सिंपल, इसमें कोई ऐसी वैसी बात ही नहीं है। तो ये हो गया जी। तो अब आपको अगर इस कॉन्सेप्ट समझ लग गया तो ये देख लीजिए रिवैल्यूएशन। इसको रिवैल्यूएशन को पहले मत देखो, पहले इनको देखो। देखो उसने कहा है ना 5% डेटर्स पर आपने जो है वो उसको लेना है बैड डेट्स, तो आपने डेटर्स पर 5% लिया, वो 12,600 आ गया। तो चूंकि डेटर कम हो रहे हैं इसकी वजह से तो ये क्रेडिट होगा, मतलब ये एसेट में रिडक्शन है, इस वजह से ये क्रेडिट हो रहा है। स्टॉक भी एसेट में रिडक्शन है तो वो भी क्रेडिट हो गया, और इन दोनों के सम से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, तो अब ये 37,400 कहाँ से आया है, 3,60,000 स्टॉक पहले था और उसने कहा था इसको 3,22,600 पे ले आओ। आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, वैसे तो समझ लगी होगी आपको लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि 3,60,000 इसमें से आप माइनस कर दो 3,22,600, तो ये आ गया 37,400। 37,400 ये जी ये 37,400, और ये रिजर्व वाला 12,600 कहाँ से आया है, ये आपको मैंने कहा कि डेटर हैं और उसका 5% लेना है। तो डेटर हैं आपके पास 2,52,000 के 252,000, और इसका लेना है 5%। 5% का मतलब है 5 से कर दो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो इसको 100 पे, या 0.05 से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। 12,600, तो ये नज़र आ रहा आपको 12,600। अब ये दोनों चूंकि कम हो रहे हैं तो इस वजह से हमने इसको कर दिया क्रेडिट, और इन दोनों के सम से यानी इनको टोटल करें तो वो 50,000 है, उससे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। अगली जो है उसमें उसने कहा था कि बिल्डिंग जो है उसकी वैल्यू को आपने 620 पे लेके जाना है। तो जो चूंकि 620 पे लेके जाना है तो अब हम देखेंगे कि पहले जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू पहले कितनी है। तो पहले बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो आपके पास है 4,80,000। तो 4,80,000 को आप डिफरेंस लें 6,20,000 में से, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना वैल्यू आ रही है। तो वो जो है 1,40,000 आता डिफरेंस। तो अब चूंकि देखो पहले थी 4,80,000, अब चली गई 620 पे, तो मतलब इंक्रीज आ रहा है। कितना इंक्रीज आ रहा है, 1,40,000 का। तो चूंकि एसेट में इंक्रीज है तो वो डेबिट होता है, तो हम लैंड बिल्डिंग को क्या कर देंगे, डेबिट, और जबकि ये डेबिट हुआ तो कौन क्रेडिट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो बीइंग द वैल्यू ऑफ द एसेट रेज्ड। ठीक है, 41, ये बस इन्हीं में था। जब क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक यही था, बाकी उसकी कैपिटल वगैरह जो लेके आए उसकी हमने एंट्री पास करनी है। ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब ये ए रह गया है, और जब ये वाले रिवैल्यूएशन वाली आपने एंट्रीज कर लेनी है ना, तो एक एंट्री आपने पास करनी है इसके डिफरेंस की, यानी आपने उसका बैलेंस निकालना है कि रिवैल्यूएशन का बैलेंस बनता कितना है। अब देखो यहाँ रिवैल्यूएशन 50,000 से डेबिट है, यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,40,000 से क्रेडिट है। अब क्रेडिट बैलेंस इसका रिवैल्यूएशन का 1,40,000 जबकि डेबिट है 50,000, तो हम डिफरेंस लें तो इसका मतलब 90,000 रुपये जो है वो इसका क्रेडिट बैलेंस है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। 90,000 रुपये जो है इसका क्रेडिट बैलेंस है। तो अब चूंकि क्रेडिट बैलेंस है, देखो एक चीज़ और भी आपको पता होगी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसका क्रेडिट बैलेंस वो फेवरेबल है या डेबिट बैलेंस फेवरेबल है। आपको पता होगा कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसकी नेचर जहन में रखिएगा, इसकी नेचर बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस की तरह है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यूएट करते हैं और रिवैल्यूएशन में उसको जो है वो उसका डिफरेंस देखा जाता है, बैलेंस देखा जाता है। तो रिवैल्यूएशन का जो बैलेंस होगा वो आपने ये देख लेना है कि वो डेबिट है या क्रेडिट। अगर वो क्रेडिट आता है, क्योंकि देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते थे उसकी क्रेडिट साइड पे रेवेन्यूज होते थे, तो उसका क्रेडिट बैलेंस हमारी फेवर में होता था। इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो हमारी फेवर में होगा। तो अब वो अगर फेवर में है तो वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट किसको जाना है, मालिकान को। और मालिक कौन से, ओल्ड वाले, क्योंकि नए की वजह से तो ये चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो सिंपल क्या होगा, अगर तो क्रेडिट बैलेंस है तो वो वाला क्रेडिट बैलेंस कैपिटल्स में चला जाएगा ओल्ड पार्टनर के, और रिवैल्यूएशन अकाउंट उतने डिफरेंस से डेबिट हो जाएगा। और अगर वो डेबिट बैलेंस है तो वो फिर डेबिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और जो कैपिटल्स अकाउंट होंगे वो डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स के। और किस में,
ओल्ड रेशो के मुताबिक, रिवोल्यूशन वाले ओल्ड रेशो के मुताबिक। डन। तो अब यहाँ पे देखो 140 में से 50 निकाला 90,000, इसका मतलब जो है कि क्रेडिट बैलेंस उसका जो है वो 90,000 है। तो यहाँ पे आ जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट 90,000, उसके बाद सलीम्स कैपिटल्स और कलीम्स क्या, ये सलीम्स कैपिटल नहीं है यार, क्या सलीम है, ये है सलमान्स कैपिटल और नीचे है दूसरा कौन था, कलीम्स कैपिटल। हाँ कलीम्स में भी खैर कलीम ही है, लेकिन चलो जो स्पेलिंग वहाँ पर हम भी वही कर लेते हैं। ओके हो गया। अच्छा जी, तो अब ये जो है ना 90,000, देखो इसका क्रेडिट बैलेंस हमने 90,000 से क्या कर दिया, डेबिट, और सलमान कैपिटल और कलीम्स कैपिटल जो है वो हमने क्या कर दिए हैं, क्रेडिट कर दिया। अब ये किस तरीके से ये अमाउंट आई है, ये अमाउंट आई है उसकी सेक्रीफाइसिंग रेशो के मुताबिक, जो कि 2:1 ही निकलती है। ये मत देखिएगा कि ये ओल्ड रेशो के मुताबिक है, जब हम इसको ना इसके अंदर सॉरी इसके अंदर जो है वो ओल्ड रेशो के मुताबिक है, मेरे जहन में आया कि शायद वो गुडविल डाला है, इसमें हमने ओल्ड रेशो के मुताबिक ही करना है। तो ओल्ड रेशो 2:1 है, तो इसका 90,000 का यानी 2/3 और उसके बाद 1/3, वो आप 1/3 लेंगे तो 30,000 आ जाएगा, 2/3 लेंगे तो 60,000 आ जाएगा, तो इनके कैपिटल में चला गया। तो ये तो हो गया इसका। आगे रह गया उसका पहला वाला पॉइंट, जो कि है ये कि आसिफ जो है वो इतना शेयर लेकर आया, इतनी गुडविल आ रही। अब गुडविल आती है तो हम उसको क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट करते हैं, और 1/28 से कैपिटल है तो कैपिटल भी जो है वो क्रेडिट होगा, यानी आसिफ कैपिटल 1 लाख क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा, कैश या बैंक, तो ये एंट्री हो जाएगी, और बाद में प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाएगा, और जो उनके कैपिटल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या एंट्री पास करेंगे कि आसिफ कैपिटल 1/28, प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000, 1,38,000 से कैश अकाउंट डेबिट, या बैंक अकाउंट भी आप कर सकते हो। सो बीइंग द अमाउंट ऑफ द कैपिटल इन द गुडविल ब्राउट इन बाय आसिफ। उसके बाद यही जो प्रीमियम है इसको हम डेबिट करते हैं, ये वही एंट्रीज है जो हमने पहली 6 प्रॉब्लम्स तक की हुई हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाएगा 10,000 से, और सलमान्स कैपिटल और कलीम्स कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे, लेकिन किस रेशो के मुताबिक, सेक्रीफाइस रेशो के मुताबिक। अब अलग बात है कि सेक्रीफाइस रेशो अगर आप कैलकुलेट करो, अब मैं वो नहीं बताऊंगा क्योंकि पिछली 6 प्रॉब्लम से हमने इसकी कैलकुलेशन सीखी हुई है, तो लिहाजा उसके ऊपर अब हम टाइम सेव करेंगे। आपको नहीं आती हैं पिछली प्रॉब्लम्स देखें, उसमें से देखें सेक्रीफाइस रेशो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। आप कैलकुलेट कर लीजिए अपने तौर पर, वो भी 2:1 आ रही है। तो अब ये नहीं जाना चाहिए माइंड में कि ये 2:1 के हिसाब से हम ओल्ड के मुताबिक कर रहे हैं। हाँ वो सेम आ रही है, लेकिन हम पर सेक्रीफाइस के मुताबिक रहेंगे। ये कॉन्सेप्ट खराब नहीं करना वैल्यू के सेम आने की वजह से। ठीक है, तो ये आप उनके अकाउंट में चले गए बैलेंस। तो उसके बाद रिवोल्यूशन अकाउंट आपने अगर एंट्रीज पास कर ली हैं, देखो यहाँ पे रिवोल्यूशन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, रिजर्व फॉर बैड डेट्स और स्टॉक की वजह से। तो इसका मतलब रिवोल्यूशन डेबिट हो रहा है, उसकी डेबिट साइड पे ये 2 आ जाएंगे इस रकम से। तो रिवोल्यूशन की डेबिट साइड पे आप देखिए, रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड पे रिजर्व आ गया और स्टॉक आ गया। ठीक है, और रिवोल्यूशन अकाउंट उस एंट्री के अंदर हमारे पास हो रहा है क्रेडिट, जबकि किसकी वजह से, लैंड एंड बिल्डिंग की वजह से। तो अब ये रिवोल्यूशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, मतलब आपने अकाउंट को देखना है कि वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो उसकी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, लेकिन रेफरेंस उसके डेबिट का आएगा। अगर वो डेबिट हो रहा है तो उसकी डेबिट साइड पे लिखेंगे, यानी किस साइड पे लिखना है, वो अकाउंट को देखना है, लेकिन वहां लिखना क्या है, वो इनको लिखना है। ठीक है, इसी को तो हम रेफरेंस कहते हैं। तो इधर ये लैंड बिल्डिंग का आ गया। अब बस यही है, इसका 140 ये और उसके बाद 50,000 ये बनना, डिफरेंस ले तो वो 90,000 आता है। तो प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू सलमान्स एंड कलीम्स। ठीक है जी, तो ये सलमान हो गया और ये कलीम हो गया। तो सलमान को चलेगा 60, इसको चलेगा, ये वही है जो हमने ऊपर एंट्री पास की है। तो हम ये अकाउंट बनाकर वो एंट्री पास कर सकते हैं जो ऊपर हमने की है, जो कि एंट्री है ये वाली, या हम ये एंट्री पास करके हम लास्ट में भी अकाउंट बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो ये बड़ा सिंपल चैप्टर है। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि ये जो हम इंशाल्लाह पेपर आने वाले हैं 2022 के, तो उसके अंदर ना आपने यहाँ तक 2 चैप्टर्स ही, पार्टनरशिप के 2 चैप्टर्स ही हैं, आप लोग कीजिए। मैं करूँगा जी, लेकिन आपके बाद जो आएंगे वो इंशाल्लाह इसकी पूरी सीरीज़ को देखेंगे। लेकिन इन्हीं 2 चैप्टर में से पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है, इससे आगे कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। ठीक है, ज़्यादा चांस होते हैं उसके छठे में से ना आए तो वो 7वें में से ले लेता है, इससे आगे नहीं जाता वो। ठीक है, तो बस ये आपने पहले 7 चैप्टर अगर आप अच्छी तरह कर लेते हैं, इसके शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज जो भी हैं, कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर, तो आपको एमसीक्यूज याद करने की भी जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, माइंड को फ्रेश रखें, सुकून से जाएं, पेपर को अटेम्प्ट करें,
बहुत आसान रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह 100% पेपर होगा। और उसके बाद फिर आपने मुझे बता देना है आगे के, क्योंकि लास्ट टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट था हमारा, और इस दफ़ा भी उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। तो बाकी ये मल्टीपीडिया की अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लो, शेयर कर लो दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दो डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।